एसएसएलसी बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। अब तक बताई गई बातों को आपने नोट कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा और काफ़ी कुछ समझ लिया होगा। आज मैं संतोष पांडे सीएलसी सीकर से इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत करता हूं और ये आपके इस माइनर का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। क्लियर? तो आप देखते हैं लेक्चर नंबर 57 इस माइनर के लास्ट लेक्चर के रूप में। और यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे डार्विनवाद के समर्थन में प्राकृतिक चयन के कुछ उदाहरण। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दें। डार्विनवाद के समर्थन में प्राकृतिक चयन के कुछ उदाहरण। जो विकास या एवोल्यूशन को प्रमाणित करते हैं, एवोल्यूशन को प्रमाणित करते हैं। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर हम लोग कंसीडर करें जरा सा। नंबर 1 जो डार्विन ने बताया था उसकी चर्चा हम लोग करें। अफ्रीका में लंबी गर्दन से युक्त जिराफों के प्राकृतिक चयन से आधुनिक जिराफों का उद्विकास। आधुनिक जिराफों का उद्विकास। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या बताया गया? तो इसमें डार्विन ने ये बताया था कि आरंभ में लंबी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले दोनों प्रकार के जिराफ उपस्थित थे तथा दोनों ही घास चरते थे, क्योंकि बहुत सारे घास के मैदान अफ्रीका में उपस्थित थे उस समय, रेगिस्तान बनने से पहले। तो ये घास चरते थे, लेकिन जब घास की कमी हो गई रेगिस्तान बन जाने के बाद, तो दोनों ने पेड़ों की पत्तियों को खाना आरंभ किया, जिसमें लंबी गर्दन वालों को भोजन की उपलब्धता थी और छोटी गर्दन वाले पेड़ों की पत्तियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसीलिए अधिक भोजन की उपलब्धता के कारण लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक जीवित रहते थे, अधिक प्रजनन करते थे तथा पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संख्या बढ़ाते चले गए, जबकि छोटी गर्दन वाले जिराफ भोजन की कमी के कारण कम जीवित रह पाते थे तथा इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी संख्या समाप्त होती चली गई और फाइनली पूरी तरह से ये विलुप्त हो गए। इस तरह से तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अफ्रीका में रेगिस्तान बनने से पूर्व क्या स्थिति थी? तो आप देखेंगे लंबी व छोटी गर्दन से
युक्त जिराफ उपस्थित थे। जो बताइए क्या करते थे, तो सिंपली आप कहेंगे कि जो घास चरते थे, अर्थात दोनों के लिए घासों की उपलब्धता समान थी, अर्थात गर्दन की लंबाई उस समय एक उदासीन विभिन्नता थी। तो यहां पर कहेंगे अर्थात गर्दन का आकार उस समय उदासीन विभिन्नता थी। वह दोनों प्रकार के जिराफ में समान उत्तरदायिता थी। ये कहानी थी। लेकिन अब इसके बाद में यहां पर हम लोग देखें, रेगिस्तान बन जाने के पश्चात जी हां, ध्यान दीजिए, रेगिस्तान बन जाने के पश्चात अब क्या हो गया, यहां पर आप देखेंगे जिराफों ने पेड़ों की पत्तियां खाना आरंभ किया। जहां लंबी गर्दन वालों को भोजन की उपलब्धता अधिक थी, भोजन अधिक उपलब्ध होने के कारण इनका प्राकृतिक चयन हुआ, अतः इनकी संख्या बढ़ती गई। तथा छोटी गर्दन वाले भोजन की कमी से क्या हुए, विलुप्त होते चले गए। अतः इस प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों का उद्भव हो पाया। जी हाँ, ध्यान दें, लंबी गर्दन वाले जिराफों का उद्भव हो पाया। ये कहानी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के
एक एग्जाम्पल आपके सामने इस तरह से रहा। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें। हाँ जी, बात करेंगे हम लोग देखें, यहां पर बात करेंगे सेकंड, इंग्लैंड में औद्योगिक कृष्णिता व काले शलभों का प्राकृतिक चयन। जी हाँ, इंग्लैंड में औद्योगिक कृष्णिता एवं काले शलभों का प्राकृतिक चयन, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये क्या एग्जाम्पल था उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, सिंपली मैं आपको बात करूं कि इंग्लैंड में 19 या कल 1850s के समय, तो आप देखेंगे ड्यूरिंग 1850s 1850 के समय आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक पेड़ को दिखाया गया है और इस पेड़ के तने के ऊपर बैठने वाले इंसेक्ट की एक पॉपुलेशन को दिखाया गया है, या शलभ की एक पॉपुलेशन को दिखाया गया है। शलभ क्या होता है? शलभ एक तरह का कीट होता है जो कि कुछ कुछ तितली के जैसा दिखाई देता है। अंतर ये होता है कि तितलियां रंगीन होती हैं और ये शलभ होते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट होते हैं। समझ रहे हैं? इनमें रंजकता की कमी होती है, या कह लीजिए कि केवल सफ़ेद और काले रंग इनमें उपस्थित हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि 1850, यहाँ पर आप देखेंगे, सिंपली मैं हिंदी में लिखूं, 1850 ईस्वी के समय। सवाल है कि क्या था? तो आप देखिए, श्वेत शलभ जो इन पेड़ों के तने पर बैठते थे, वे श्वेत शलभ कैसे थे? तो ये लगभग पॉपुलेशन में समष्टि में 90% तक थे।
हाँ जी, सब पॉपुलेशन में इनकी संख्या कितनी थी? 90%। और इसी के साथ साथ आप देखिए यहां पर हम बात करें काले शलभ, इसको मैं थोड़ा सा श्वेत शलभों को दिखा दूं। इन्हें कहा गया बिस्टन बेट्यूलेरिया टिपिका। तो यहां पर आप कहेंगे कि 90% तक इतने थे ये। लेकिन यहां पर काले शलभ की बात करेंगे तो सीधा कहेंगे कि समष्टि में 10% तक। अब मैं बात करूं कि इस 1850 के समय किस रंग के शलभों का प्राकृतिक चयन आपको दिख रहा है? श्वेत शलभ की संख्या अधिक है तो हम कहेंगे श्वेत शलभों का प्राकृतिक चयन हो रहा था। तो यहां पर हम देखेंगे श्वेत शलभों का प्राकृतिक चयन हो रहा था। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा था? तो ऐसा इसलिए हो रहा था, यहां पर कारण में हम लोग दिखाएंगे। इसका कारण यह था कि उस समय वातावरणीय प्रदूषण न होने के कारण, वातावरणीय प्रदूषण न होने के कारण पेड़ों के तने पर लाइकेन की अच्छी खासी वृद्धि पाई जाती थी, जिसके कारण पेड़ों के तने सफेद रंग के लाइकेन से ढके हुए थे। अतः इस सफेद पृष्ठभूमि पर बैठने पर जो श्वेत शलभ थे यह अच्छे से छद्मावरण प्रदर्शित कर पाते थे, अर्थात कैमोफ्लेज प्रदर्शित कर पाते थे, अर्थात आसपास की पृष्ठभूमि से अपने सफेद रंग को मैच करवा पाते थे, जिससे शिकारी पक्षियां उनको नहीं देख पाती थी और वो बच जाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संख्या बढ़ रही थी। लेकिन काले शलभ जो समष्टि में पहली बार जीन म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न हुए थे, वे शलभ जब इस सफेद पृष्ठभूमि पर बैठते थे तो ये सफेद शलभ आसानी से, ये काले शलभ आसानी से दिख जाते थे और इन्हें पक्षियां खाकर नष्ट कर देती थी। इसीलिए समष्टि में इनकी संख्या बिल्कुल ही सीमित थी। ये रीजन था उसके लिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रदूषण न होने के कारण यहां हम लोग देखेंगे कारण को कुछ इस तरह से लिखेंगे। वायु प्रदूषण न होने के कारण पेड़ों के तनों पर लाइकेन की अच्छी वृद्धि उपस्थित थी। लाइकेन की अच्छी वृद्धि उपस्थित थी, अतः इन पर बैठने पर इन पर बैठकर श्वेत शलभ, बताइए कि श्वेत शलभ क्या कर पाते थे? तो आप कहेंगे श्वेत शलभ छद्मावरण अर्थात कैमोफ्लेज प्रदर्शित करके बच जाते थे।
जबकि जीन म्यूटेशन से उत्पन्न काले शलभ जीन म्यूटेशन से उत्पन्न काले शलभ बोलिए क्या नहीं कर पाते थे? तो आप कहेंगे शिकारी पक्षियों द्वारा नष्ट कर दिए जाते थे। नष्ट कर दिए जाते थे। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद में आगे आप ध्यान दें, यहां पर हम लोग दिखाने जा रहे हैं आपको दूसरी बात। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में औद्योगिकीकरण, जी हाँ, औद्योगिकीकरण के पश्चात अब हमें देखना होगा कि इंग्लैंड के मैनचेस्टर में जब उद्योग धंधे विकसित हो गए, कपड़े की बहुत सारी मिलें वहां पर लगा दी गई, उसके पश्चात क्या हुआ वो चीज हमें यहां पर देखनी पड़ेगी। तो यहां पर आप देखेंगे अब यहां पर कुछ चेंज आया। यहां पर बात करूं मैं कि पेड़ों की कंडीशन में या पेड़ों के तने पर कुछ चेंज आया। क्या चेंज आया उसे हमें देखना पड़ेगा। जो वहां पर उद्योग धंधे थे या कपड़े की मिलें थी, उन मिलों से निकलने वाले धूम्र कण, धुएं के कण जा करके पेड़ों की तने पर इस तरह से डिपॉजिट करते चले गए। इस तरह से पेड़ों के तने पर धुएं के कण जमा होते चले गए। ये देखिए, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इन कणों के जमा होने से पेड़ों के तने काले पड़ते चले गए। एक तो ये चेंज आ गया, और दूसरा चेंज ये आया कि वायु प्रदूषण बढ़ जाने के फलस्वरूप इन तनों पर जो सफेद रंग के लाइकेन की वृद्धि थी, वो वृद्धि भी बहुत कम हो गई। इसलिए पेड़ों का तने का रंग लगभग काला पड़ने लगा। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मैं बात करूंगा 1920 के समय यहां पर आप देखेंगे इनका प्राकृतिक चयन हो रहा था उस समय। 1920 के समय क्या हुआ, समष्टि में काले शलभों का प्राकृतिक चयन हुआ। ये कहानी हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि कैसे भाई, ऐसा कैसे हो गया? तो यहां पर आप देखें, कुछ आपको इस तरह से दिखाया जाएगा। काले शलभ 90%, आप ध्यान दीजिए 90%, जी हाँ, इनकी संख्या बढ़ गई। ये देखिए, और श्वेत शलभों की संख्या अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे ये बहुत कम हो गई।
श्वेत शलभ ये हो गए 10%। अब जो काले शलभ थे उनको बिस्टन बेट्यूलेरिया कार्बोनेरिया कहा गया। इन्हें काले शलभों को कहा गया बिस्टन बेट्यूलेरिया कार्बोनेरिया, ये कहा गया। और ध्यान दें तो समष्टि में यहाँ पर काले शलभ 10% थे, सफ़ेद 90% थे। अब इसका अपोजिट हो गया, यहाँ पर काले शलभ 90% हो गए बढ़ करके और श्वेत शलभों की संख्या कम होते हुए 10% रह गई। अर्थात समष्टि में दोनों प्रकार के शलभों का जो अनुपात था वो उलट गया। तो इसका अर्थात किसका प्राकृतिक चयन होने लगा? काले शलभों का प्राकृतिक चयन होने लगा। कारण क्या था? तो कारण हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पर देखेंगे उद्योगों से निकले धुएं, ध्यान दें, उद्योगों से निकले धूम्रकणों के जमाव व वायु प्रदूषण के कारण लाइकेन की कमी के कारण पेड़ों के तनों का रंग काला पड़ने लगा। काला पड़ने से अब क्या स्थिति उलट गई, स्थिति विपरीत हो गई। अब कौन से उस वातावरण में कौन से कीट छद्मावरण प्रदर्शित कर पाएंगे? तो लिखेंगे काले शलभ सफलतापूर्वक छद्मावरण अर्थात कैमोफ्लेज प्रदर्शित करके प्राकृतिक चयन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा सके। अब इस तरह से इनकी संख्या का बढ़ जाना ही औद्योगिक कृष्णिता कहलाता है। तो आप लिखेंगे दैट इज औद्योगिक कृष्णिता। ये हो गई। तथा श्वेत शलभ ऐसा न करने के कारण या श्वेत शलभ पक्षियों द्वारा नष्ट किए जाने के कारण धीरे धीरे समाप्त होते गए। तथा श्वेत शलभ पक्षियों द्वारा तेजी से नष्ट किए गए। तथा इनकी संख्या कम हुई।
कम हो गई। ये चीज यहां पर आप देख पाएंगे। क्लियर है ना, लिख लिया आपने। तो ये कारण था इनके प्राकृतिक चयन का, काले रंग के शलभों के प्राकृतिक चयन का। यहां मैं आपको एक चीज और लिखवाना पसंद करूंगा, ध्यान दीजिए, मैं अभी लिखवा रहा हूं उसको। इस एग्जाम्पल को दोनों को लिखने के पश्चात आपको लास्ट में एक बात ये जरूर लिखना होगा, नोट करके लिखेंगे, या थोड़ा मैं इसे और ऊपर लिख लूं बेहतर रहेगा। नोट करके लिखेंगे, दोनों में से किसी भी प्रकार के शलभ का पूर्ण सफाया नहीं हुआ था। पूरी तरह से किसी का भी सफाया नहीं हुआ था, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरी बात हम लोग देखें कि इस एग्जाम्पल से आपको एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि उद्विकास की प्रक्रिया, जैसे यहां पर देखिए काले शलभों का तेजी से उद्विकास होने लगा। उद्विकास की प्रक्रिया, और पहले कैसा हो रहा था, पहले आप कहेंगे श्वेत शलभों का उद्विकास हो रहा था। तो उद्विकास की प्रक्रिया एक दिशात्मक प्रक्रिया है या अदिशात्मक प्रक्रिया है, तो आप कहेंगे अदिशात्मक प्रक्रिया है। किसी विशेष परिस्थिति में यहां पर पूरी समष्टि श्वेत शलभों की समष्टि की ओर विकसित हो रही थी, लेकिन जब परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ तो वातावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण जो अब तक हानिकारक विभिन्नता थी, अर्थात काला रंग, वही लाभदायक विभिन्नता के रूप में साबित हो गई, जिससे कि काले रंग के शलभों की ओर पूरी समष्टि विकसित होना आरंभ कर दी। इसका मतलब है कि उद्विकास एक दिशात्मक नहीं बल्कि अदिशात्मक प्रक्रिया है तथा संयोगों पर आधारित होती है। तो दूसरा पॉइंट जो है यहां पर, तो हम लिखेंगे उपरोक्त उदाहरण से यह साबित हो जाता है कि उद्विकास एक अदिशात्मक तथा वह संयोगों पर आधारित प्रक्रिया है। तो ये दो पॉइंट हैं जो आप यहां इस एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से बच्चों समझ सकते हैं। क्लियर है। फिर इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखें कुछ और बातें, तो यहां पर समझेंगे इसी के साथ साथ हम लोग देखें यहां पर क्या कहानी होगी। मच्छरों के विरुद्ध डीडीटी का लगातार प्रयोग किए जाने से मच्छरों की डीडीटी रोधी किस्मों का प्राकृतिक चयन। मच्छरों पर लगातार डीडीटी एक कीटनाशक होता है जिसका नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल
ट्राइक्लोरो इथेन। तो यहां पर आप देखेंगे तो डीडीटी का लगातार प्रयोग करने से इनकी डीडीटी रोधी किस्मों का प्राकृतिक चयन। आपको मैं बताऊं, पहले मच्छरों के द्वारा जब तेजी से मलेरिया फैलता था तो हमारे देश में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अपनाया गया और उसके अंतर्गत ब्लॉक से कर्मचारी हर एक गांव में हर एक घर तक जाते थे और घरों में जाकर घरों के भीतर तथा घरों के आसपास जहां पर झाड़ियां रहती थी, जहां मच्छरों के रहने की संभावना रहती थी, वहां पर डीडीटी का घोल बना करके छिड़काव किया जाता था। तो उस समय मच्छरों की समष्टि में अधिकांश मच्छर डीडीटी के लिए संवेदनशील थे और वो डीडीटी के द्वारा मर जाते थे। लेकिन कुछ मच्छर उस समय भी डीडीटी के विरुद्ध प्रतिरोधी थे, उत्परिवर्तन के द्वारा उनमें प्रतिरोधकता थी और इसीलिए वो मच्छर बच जाते थे। हर बार डीडीटी के यूज के बाद जो संवेदनशील थे वो मरते चले गए और जो प्रतिरोधी थे वो बचते चले गए, बचते चले गए, बचते चले गए। इस तरह से आज की मच्छरों की समष्टि पर जब डीडीटी के स्प्रे किया जाता है तो कोई खास असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अधिकांश सदस्य प्रतिरोधी हैं और अर्थात प्रतिरोधी सदस्यों के प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप अधिकांश मच्छर इसके डीडीटी के विरुद्ध प्रतिरोधी हो चुके हैं, इसलिए डीडीटी का असर मच्छरों पर अब नहीं होता। इसी तरह से आप ध्यान दें, चौथे की बात अगर हम लोग करें तो यहां पर देखेंगे इसी तरह से जो पीड़कनाशी होते हैं उनका प्रयोग किया गया पीड़कों के ऊपर, अर्थात फसलों को नष्ट करने वाले जो पेस्ट होते हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड का यूज किया गया, पीड़कनाशी का यूज किया गया। तो लगातार यूज करते रहने से जो प्रतिरोधी थे वो बचते चले गए और उनकी किस्म विकसित हो गई। तो यहां पर आप लिखेंगे पीड़क नाशी पदार्थों के लगातार उपयोग से पीड़कों की पीड़कनाशी रोधी किस्मों का प्राकृतिक चयन। इस तरह से इसी के साथ साथ आप देखेंगे प्रतिजैविकों के लगातार उपयोग से रोगजनकों की प्रतिजैविक रोधी किस्मों का प्राकृतिक चयन। जैसे आप ध्यान दीजिए कि कोई एक रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के ऊपर लगातार एक ही तरह के एंटीबायोटिक्स का लंबे समय तक यूज किया जाएगा तो बैक्टीरिया में अगर कुछ सदस्य प्रतिरोधी होंगे तो वो बचते चले जाएंगे और फिर बैक्टीरिया की पूरी समष्टि इस तरह से प्रतिरोधी समष्टि के रूप में उसका प्राकृतिक चयन के द्वारा उद्विकास हो जाएगा। इस तरह से अब हम इन उदाहरणों में देखेंगे कि ये तीसरा, चौथा और पांचवा जो रोधी किस्मों का उद्विकास हो रहा है, प्राकृतिक चयन हो रहा है, यह इनकी समष्टियों पर मनुष्य की क्रियाओं के फलस्वरूप या कह लीजिए मनुष्य की सोची समझी क्रियाओं के फलस्वरूप ये प्राकृतिक चयन हो रहा है। इसीलिए इन उद्विकास की तीनों घटनाओं को 3, 4, 5 उद्विकास की ये तीनों घटनाओं को
मानव जनित उद्विकास कहा जाता है। तो नीचे यहां पर हम लोग नोट करके लिखेंगे, उपरोक्त उदाहरणों में से रोधी किस्मों का प्राकृतिक चयन इन समष्टियों पर मानव क्रियाओं मानव की प्रत्यक्ष उपरोक्त उदाहरणों में से रोधी किस्मों का प्राकृतिक चयन उन समष्टियों पर मानव की प्रत्यक्ष क्रियाओं का परिणाम है। अतः इन्हें मानव जनित उद्विकास या बच्चों इन्हीं को हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। कहते हैं ये कहानी हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे, इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब यहीं पर हम लोगों को एक चीज़ और देखनी होगी, क्या हमें देखना होगा प्राकृतिक चयन के क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन के प्रकार या टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जी हाँ, हम लोग बात करेंगे कि प्राकृतिक चयन के प्रकार या टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिशात्मक चयन या डायरेक्शनल सिलेक्शन। जी हाँ, दिशात्मक चयन या डायरेक्शनल सिलेक्शन। और फिर इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे नहीं, एक तो पहले आप ध्यान दें, पहले तो संतुलनकारी चयन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, तो अधिक उचित रहेगा। पहले संतुलनकारी चयन, अर्थात इसे आप कहेंगे
अरे भाई संतुलनकारी नहीं, ये हो जाएगा ना यार, क्या कहते हैं, स्टेबिलाइजिंग, स्थायी कारक चयन। जी हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे स्थायी कारक चयन। जी हाँ, अब इसे कहेंगे स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यहां पर आप देखेंगे दिशात्मक चयन। या डायरेक्शनल सिलेक्शन। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर पर हो जाएगा क्या, विदारक चयन या डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो ये 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन पाए जाएंगे। आइए हम लोग देखने की कोशिश करें क्या। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे एक पॉपुलेशन के डेमोग्राफ को हम लोग समझने की कोशिश करें, इस एक्सिस पर यहां पर हम बात करें लक्षणों की तीव्रता की बात करें, और यहां पर हम बात करें इस एक्सिस पर अगर हम लोग मान लीजिए देख रहे हैं जीवधारियों की संख्या, यहां हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए जीवों की संख्या। इस एक्सिस पर जीवों की संख्या, इस एक्सिस पर जीवधार लक्षणों की तीव्रता है। और यहां पर मान लीजिए ऐसा डेमोग्राफ हमें दिखाई दे रहा है। और ध्यान दें कुछ पीढ़ियों के बाद, अगर कुछ पीढ़ियों के बाद हमें डेमोग्राफ में इस तरह का परिवर्तन दिखाई दे, ऐसे आप देखिए कि जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, लक्षण की तीव्रता बहुत कम है, यहाँ पर लक्षण की तीव्रता मध्यम है, और यहाँ पर लक्षण की तीव्रता अधिक है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ लक्षण की तीव्रता कम है, यहाँ पर मध्यम है, और यहाँ पर लक्षण की तीव्रता अधिक है। तो देखिए कि लक्षणों की कम तीव्रता वाले जीवधारी बहुत कम हैं, लेकिन जीवधारियों की संख्या ज़्यादा कहाँ है, मध्यमानी लक्षण की ओर अधिक है। और कई पीढ़ियों के बाद या कुछ पीढ़ियों के बाद संख्या किसकी बढ़ रही है, मध्यमानी लक्षण वाले जीवधारियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात इसे कहा जाएगा स्थायी कारक चयन। अर्थात यहां पर हम लोग देखेंगे समष्टि में मध्यमानी लक्षण मान का चयन होना, ये क्या कहलाएगा, स्थायी कारक चयन कहलाता है। अब सवाल उठता है कि एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो यहां पर आप देखेंगे
एग्जाम्पल में नंबर 1 ध्यान दें, मध्यम शरीर भार वाले नवजात शिशुओं की जीवित रहने की दर हमेशा अधिक होती है और औसत से अधिक शरीर भार वाले या औसत से कम शरीर भार वाले जो शिशु पैदा होते हैं उनके जीवित रहने की संभावना कम होती है। तो ये मध्यमानी लक्षण सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब यहां देखेंगे स्थायी कारक चयन होगा। इसमें आप देखेंगे औसत शरीर भार से युक्त नवजात शिशुओं में जीवन सक्षमता अधिक होती है। ये तो ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग यहां पर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तूफान में मध्यम आकार वाले पंखों से युक्त पक्षी अधिक सफलतापूर्वक जीवित रह पाते हैं। तो यहां पर देखेंगे तूफान में मध्यम आकार वाले पंखों से युक्त पक्षी अधिक सफलतापूर्वक जीवित रह पाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया किसका? स्थायी कारक चयन का। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। फिर इसी के साथ दिशात्मक चयन की बात करेंगे। तो दिशात्मक चयन में क्या कहेंगे, यहां पर मैं आपको दिखा दूं। देखिए, एक तो मैंने लाइन खींच करके इसको सेपरेट कर लिया और दूसरी बात यहां पर हम करेंगे। तो देखिए, पॉपुलेशन का ये डेमोग्राफ है। अब मान लीजिए यहां पर मध्यमानी लक्षण है। तो कुछ पीढ़ियों के पश्चात, सपोज करिए कि कुछ पीढ़ियों के पश्चात कहानी कुछ ऐसी हो जाती है। देखिए कि पूरा का पूरा डेमोग्राफ जो यहां पर था, यहां से स्टार्ट हो रहा था, अब वो थोड़ा उधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। और इसे एरो के थ्रू भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि एक अधिक तीव्रता वाला जो लक्षण इस तरफ था, उसकी ओर पूरा डेमोग्राफ शिफ्ट हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसा चयन होगा तो इसे दिशात्मक चयन कहेंगे। तो यहां पर आप कहेंगे कि समष्टि में किसी एक अधिमानी लक्षण का चयन होना। इस तरह से अब सवाल ये उठता है कि यहां पर आप देखेंगे ये हो जाएगा। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप ध्यान दें, बहुत सारे हो जाएंगे। ध्यान दें, जिराफों की लंबी गर्दन का प्राकृतिक चयन। इसी के साथ साथ देखेंगे
रोधी किस्मों का प्राकृतिक चयन। इसी के साथ साथ आप देखेंगे काले शलभों का प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे एक और लास्ट में मैं बता दूं, जैसे आजकल किसानों के द्वारा कम दुग्ध उत्पादकता वाली गायों का पालन अपनाया जा रहा है, अधिक दुग्ध उत्पादकता वाली गायों का प्राकृतिक चयन या पालन अपनाया जा रहा है, या मध्यम दुग्ध उत्पादकता वाली गायों का पालन अपनाया जा रहा है। किसका? तो आप कहेंगे कि अधिक दुग्ध उत्पादकता वाली गायों का पालन अपनाया जा रहा है। तो एक तरफ कम दुग्ध उत्पादकता है अर्थात अधिमानी लक्षण है, दूसरी तरफ अधिक दुग्ध उत्पादकता है अर्थात अधिमानी लक्षण, और बीच में क्या है? मध्यम दुग्ध उत्पादकता वाली गायों का पालन किया जाना अर्थात ये मध्यमानी लक्षण हुआ। तो अधिक दुग्ध उत्पादकता वाली गायों का अगर पालन किया जा रहा है, लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है, तो इसको भी इसी में हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है ना? तो लिखेंगे यहां, ध्यान दें, किसानों द्वारा अधिक दुग्ध उत्पादकता वाली गायों का पालन किया जाना। इस तरह से भी आप देखेंगे ये दिशात्मक चयन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक लाइन मेंटेन कर देंगे और फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये लिख लेंगे, ये हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ऐसा ही एक और डेमोग्राफ हम लोग लेंगे। यहाँ पर पहला डेमोग्राफ तो हमेशा समान रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, एक ही जैसा रहेगा पहला डेमोग्राफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये फर्स्ट हो जाएगा और ये जो सेकंड हो जाएगा आप देखेंगे वो कुछ ऐसा रहेगा। मैं थोड़ा सा और इसको सही कर दूं। देखिए समष्टि में जो मध्यमानी लक्षण है ये घट जा रहा है और दोनों अधिमानी लक्षण वाले जीवधारियों की तीव्रता बढ़ रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है। अर्थात समष्टि में दोनों अधिमानी लक्षणों का एक साथ प्राकृतिक चयन दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप वही लिखेंगे कि समष्टि में दोनों अधिमानी लक्षणों का प्राकृतिक चयन होना। तो यहां पर आप देखेंगे एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे, मान लीजिए चूहों की एक समष्टि को लिया जाए जिसमें काले, भूरे एवं श्वेत रंग के चूहे हों। उनको ऐसे पहाड़ पर स्थानांतरित किया जाए जहां पर चट्टानों का रंग काला हो और सफेद हो। तो बताइए कुछ पीढ़ियों के पश्चात
किस तरह के चूहों की संख्या वहां पर बढ़ेगी, काले रंग वाले की और सफेद रंग वाले की, अर्थात दोनों अधिमानी लक्षण वाले चूहों की संख्या बढ़ जाएगी, जबकि भूरे रंग के चूहों की संख्या घटती चली जाएगी। और इस जो कि भूरा रंग क्या है, भूरा रंग मध्यमानी लक्षण यहां पर माना जाएगा। काला रंग अधिमानी है क्योंकि बहुत अधिक मेलानिन बन रहा है, श्वेत रंग अधिमानी है क्योंकि बिल्कुल भी मेलानिन नहीं बन रहा है, और मध्यमानी लक्षण क्या है, ब्राउन कलर, तो उसकी संख्या घट जाएगी। ये एग्जाम्पल हम लोग यहां पर ले सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे काले, श्वेत व भूरे रंग वाले चूहों की एक समष्टि को कहां पर, तो आप कहेंगे काली व सफेद चट्टानों वाले पहाड़ पर रखे जाने के कुछ वर्ष बाद किसकी संख्या बढ़ना, काले व श्वेत रंग के चूहों की संख्या का बढ़ जाना। चूहों की संख्या का बढ़ जाना। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों हम लोगों ने ये 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं, और आज के लेक्चर को इसी के साथ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और अगला लेक्चर जो होगा वो आपके एग्ज़ाम के या टेस्ट के बाद में होगा। तो टेस्ट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।